तो हम बात करेंगे डायरिया के नोट्स की, ठीक है। तो डायरिया हमारे पास 3 चीज़ें हमारे पास डायरिया में होती है। पहले तो हमारे पास एक एक्यूट डायरिया किसको बोलते हैं उसको हमको समझना है। तो एक्यूट, जिसमें एक्यूट ऑनसेट होता है यार डायरिया का, मतलब है ना लेस देन 14 डेज अगर हमारे पास किसी आदमी को डायरिया अचानक से चालू हो गया 14 दिन से कम के अंदर, सो हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डायरिया बोलेंगे। एक होता है परसिस्टेंट डायरिया यार। परसिस्टेंट डायरिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, अचानक से डायरिया होना चालू होता है, बट वो 14 दिन से ज़्यादा लगता है, 14 दिन से ज़्यादा चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डायरिया। एक्यूट ऑनसेट बट इट लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज। एक होता है डायरिया, इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया किसको बोलेंगे भाई, है ना, ऐसा डायरिया जो कि धीरे धीरे आया था, इंसीडियस ऑनसेट हुआ था भाई, है ना, हमारे पास अचानक से एक दिन उसको डायरिया मतलब पासिंग ऑफ द स्टूल मोर देन 3 टाइम्स पर डे, ठीक है ना, लिक्विडिटी या फिर वाटरी या फिर लिक्विडी स्टूल जो है 3 बार से ज़्यादा एक दिन में अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायरिया। बट ये जो डायरिया का अगर पीरियड है ये अचानक से नहीं, पहले एक दिन में 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे फिर 2 बार, फिर 3 बार ऐसे था, तो ये बोलेंगे इंसीडियस ऑनसेट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। विच लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूट वाटरी डायरिया। तो ठीक हो, यहाँ पे हमारे पास नाम से समझ आ रहा है एक्यूट वाटरी डायरिया पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास आते हैं यार, ठीक है। तो इसके ऊपर आंसर हमको लिखना होता है। चेंजेस जो है कंसिस्टेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूल, वो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखने को मिलता है यार, चेंजेस इन दी, ठीक है। उससे पहले तो हमारे पास ये डायरिया किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स, पासिंग ऑफ द लिक्विड या फिर वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स पर डे विदाउट एनी विजिबल ब्लड, विदाउट एनी, है ना। तो डायरिया के अंदर ब्लड नहीं आता भाई लेटरिन से, ठीक है, डायरिया के अंदर ब्लड नहीं आता, ब्लड आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डिसेंट्री बोलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, जो कंसिस्टेंसी है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसमें हमारे पास चेंजेस देखने को मिलते हैं स्टूल के अंदर, स्टूल के पासेज के अंदर। सो चेंजेस इन कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो डायरिया है या फिर जो एक्यूट वाटरी डायरिया वो कैसे ट्रांसमिट करता है यार, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट करता है यार, खराब खाना खाने से। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किन लोगों को ज़्यादा चांसेस है डायरिया होने की, हम बात कर सकते हैं जिनका सैनिटेशन ठीक नहीं है भाई, है ना। सो पुअर सैनिटेशन या फिर हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं रख रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उनमें हमारे पास कॉमन होता है यार डायरिया, है ना। ऐसा बच्चे जिनमें ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जा रही है, फॉर एग्जांपल 6 महीने से छोटा बच्चा है और उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में पानी पिला दिया गलती से अगर, है ना, गाय का दूध पिला दिया, तो वहाँ पे हमारे पास डायरिया देखने को मिल सकता है। सो लैक ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज वो डायरिया, ठीक है। हमारे पास अगर माल न्यूट्रिशन है तो भी उनमें हमारे पास डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं यार, कुपोषित लोगों में, ठीक है। अगर हम कजेस की बात करें कि डायरिया होता क्यों है, तो हमारे पास मेनली 3 कारण हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल एंड पैरासाइटिक, ठीक है। तो बैक्टीरियल में हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, डायरिया कस करते हैं, तो हमारे पास ई कोलाई हो गया यार, जो शिगेला है वो क्या कस करता है, डायरिया कस करता है। विब्रियो कोलेरे क्या कस करता है, डायरिया कस करता है ना। साल्मोनेला क्या कस करता है, साल्मोनेला जो कि टाइफाइड भी कस करता है, यही डायरिया भी कस करता है ना। अगर हम वायरल की बात करें, कुछ वायरसेस हैं जो भी हमारे पास डायरिया कस करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, रोटा वायरस यार, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वायरस विच इज़ कजिंग डायरिया। हम एस्ट्रो वायरस की बात कर सकते हैं, ये एस्ट्रो वायरस भी डायरिया कस करता है। और कौन से हमारे पास, एंट्रिक एडिनो वायरस, है ना। एडिनो वायरस का कौन सा वेराइटी, एंट्रिक वेराइटी। सो एंट्रिक एडिनो वायरस ऑल्सो कस डायरिया। कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि डायरिया कस करते हैं यार, हमारे पास उन पैरासाइट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, कुछ पैरासिटिक कस भी हो सकते हैं, लाइक जियार्डिया जो है ये क्या कस करता है, डायरिया कस करता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम ये डायरिया कस करता है ना। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका भी क्या कस करता है, डायरिया कस करता है। तो डायरिया होता कैसे, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले तो डायरिया के अंदर फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है।
बिकॉज एक इंसान 3 बार से अगर लेटरिन जा रहा है तो वाटर या फिर लिक्विडिटी जो फ्लूइड में देखने को, स्टूल में देखने को मिलती है, उससे क्या होता है हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस होता है यार, है ना। जब बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस होगा तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सोडियम, देखो पानी बॉडी से ज़्यादा जा रहा है तो पोटेशियम भी बॉडी से चला जाएगा, है ना, पोटेशियम बॉडी से चला जाएगा, है ना, बाइकार्बोनेट बॉडी से चला जाएगा, तो बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, बॉडी में बाइकार्बोनेट्स का लेवल कम हो जाएगा, बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, है ना। बॉडी में हमारे पास पोटेशियम का लेवल तो कम था ही था, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा यार, है ना। बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था वो भी कम हो जाएगा। सो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, है ना। मतलब ज़्यादा पानी कहाँ से जा रहा है, स्टूल से जा रहा है ना, तो हमारे पास यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो देखो बाइकार्बोनेट के कम होने की वजह से एसिडोसिस हो जाएगा, एंड सोडियम के कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगा। सो लो ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी कम होने से क्या होगा, जो श्रिंकेज है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, उसका श्रिंकेज दिखने को मिलेगा। सो श्रिंकेज ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। बिकॉज अब पानी कहाँ से कहाँ चला जाएगा भाई, ब्लड से कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा, तो ब्लड जो है ब्लड वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आदमी का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो हमने बोला उसका जो पल्स है वो धीरे धीरे सुनाई देगा, बीपी कम हो जाएगा। तो 3D पल्स बोलते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, 3D पल्स एंड लो बीपी। तो ये हमारे पास पैथोजेनेसिस है यार, किसका, डायरिया का, ठीक है। पोटेशियम कम हो गया, सोडियम कम हो गया, बाइकार्बोनेट कम हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा डायरिया वाले पेशेंट में। पहली बात तो हमारे पास फ्लूइड लॉस हो गया, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिलेंगे यार, है ना। एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या है, प्यास ज़्यादा लगेगा इंसान को, ठीक है, उसको इरिटेबल होगा भाई, शांति से बैठ नहीं पाएगा, बेचैनी सी महसूस होगी उसको, है ना। आइज, आंखें जो होगी छोटी हो जाएगी, बिकॉज पानी का लॉस हो गया तो श्रंकन आइज होगा, है ना। जो टंग है, जीभ सूख जाएगा भाई, सो ड्राई टंग। और क्या होगा, जो हमारे पास फंटनल हैं वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, अगर वो विजिबल है, अगर ओपन है तो। सो डिप्रेस्ड फंटनल, इफ ओपन। और क्या, स्किन जो है सूखा सूखा हो जाएगा, या फिर हमारे पास जो स्किन पिंच टेस्ट होता है, स्किन को दबाने के पास जो तुरंत रिकॉइल करता है, वो यहाँ पे डिलेड हो जाएगा। सो डिलेड स्किन पिंच टेस्ट। और क्या होगा, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हमने देखा, जो एब्डोमेन है ना, पेट थोड़ा सा फूल जाएगा, सो डिस्टेंडेड एब्डोमेन यार। और क्या होगा, हमारे पास एसिडोटिक ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है ना। और क्या हमने देखा, 3D पल्स एंड लो बीपी। और क्या, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है यार, देखा हमने, ऑस्मोल जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो कम होने की वजह से यूरिन आउटपुट कम हो गया, एंड यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, बिकॉज ज़्यादा पानी कहाँ से जा रहा है यार, स्टूल से जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर, पैथोजेनेसिस, है ना, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, ट्रांसमिशन। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे डायरिया का, तो 3 तरह के हमारे पास मैनेजमेंट है यार, एक प्लान ए है, एक प्लान बी है, एक प्लान सी है। तो प्लान ए बी सी किस में अप्लाई करेंगे वो सबसे जरूरी है। तो असेसमेंट करना जरूरी है, किसका डिहाइड्रेशन का लेवल कितना है, कुछ लोगों में बिल्कुल डिहाइड्रेशन नहीं होता। सो असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन के बेसिस में हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे यार। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डायरिया के साइंस, नो डायरिया, ठीक है। नो डायरिया किस में बोलेंगे, सम डायरिया किस में बोलेंगे, एंड सीवियर डायरिया किस में बोलेंगे। ये 3 तरह के हमारे पास डायरिया होती है, ठीक है। तो सम किस में बोलेंगे, जिसमें जो जनरल कंडीशन है ना, वो कैसा है भाई, आदमी अलर्ट है, वेल है, तो उसको क्या बोलेंगे कि जनरल कंडीशन ठीक है, इसको नो डायरिया बोलेंगे। कोई आदमी अगर रेस्टलेस है ना, इरिटेबल है, तो बोलेंगे कि यार कुछ डायरिया है उसको। लेकिन कोई एकदम लेथार्जिक है, मरा पड़ा टाइप का लग रहा है, अनकॉन्शियस है या फिर फ्लॉपी है, तो उस केसेस में हम बोलेंगे कि देखो यार इसको सीवियर डायरिया हो गया है। आँखों को देखेंगे, ठीक है, अगर आँखें एकदम नॉर्मल है तो हम क्या बोलेंगे, नो डायरिया। अगर आँखें थोड़ी सी दबी हुई है, सो संकन है, तो हम बोलेंगे सम डायरिया।
अगर बहुत ज़्यादा संकन है ना, एकदम सूखा सूखा सा आँख है, तो हम बोलेंगे कि सीवियर डायरिया। माउथ की बात करें तो माउथ एंड टंग की बात करें तो अगर माउथ एकदम मॉइस्ट है तो सम नो डायरिया बोलेंगे, अगर ड्राई है तो हमने बोला सम डायरिया, एंड वेरी ड्राई तो बोलेंगे सीवियर डायरिया। अगर उसकी प्यास की बात करें तो जो थर्स्ट है ना, वो एकदम नॉर्मल पानी पी रहा है तो ऐसा बोलेंगे यार नहीं भाई डायरिया नहीं हो सकता इसको, बट नॉट थ्रस्टी। अगर लेकिन थ्रस्टी थोड़ा सा प्यास ज़्यादा लग रहा है उसको एंड बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि देखो यार सम डायरिया। बट लेकिन ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनमें सीवियर डायरिया होता है ना, पानी भी नहीं पी पाते, तो नॉट एबल टू ड्रिंक, तो यहाँ पे क्या है सीवियर डायरिया है। अगर स्किन पिंच टेस्ट की बात करें, स्किन पिंच टेस्ट की बात करें तो जो क्विकली स्किन अगर रिबाउंड हो रहा है तो कोई डायरिया नहीं, अगर स्लोली स्किन रिबाउंड हो तो सम डायरिया, एंड वेरी स्लोली देन इट इज़ सीवियर डायरिया। तो ट्रीटमेंट क्या है भाई हमारे पास, तो ट्रीटमेंट की तो बात करेंगे तो इसमें प्लान ए करेंगे, नो डायरिया में प्लान ए है ना, सम डायरिया में प्लान बी, एंड सीवियर डायरिया में प्लान सी। अभी प्लान ए प्लान बी प्लान सी क्या है वो हम मैनेजमेंट में देखते हैं यार। सो सबसे पहले तो प्लान ए क्या है, प्लान ए में हमारे पास होम बेस्ड मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या करेंगे भाई, कैसे फीड करना है, डेंजर साइंस क्या है उसके बारे में बताएंगे। जनरली ये हमारे पास ये जो डायरिया है मोस्ट कॉमन किस में है, बच्चों में है यार, है ना। मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इज व्हाट, डायरिया। तो इसीलिए हमारे पास डायरिया रिगार्डिंग जो बच्चों की गाइडलाइंस है एक्सप्लेन करेंगे, फीडिंग कैसे करना है मदर्स को, है ना। डेंजर साइंस के बारे में बताएंगे कि अगर ये लक्षण आया तो आपको तुरंत अस्पताल आना है, ऐसे बताएंगे यार। सो डेंजर साइंस के बारे में बताएंगे, एडवाइस करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, मदर को एडवाइस करेंगे कि अब जैसे उसको फ्लूइड वाला खाना खिलाओ बच्चे को, ठीक है। और क्या करना है भाई, फीडिंग को कंटिन्यू रखो, फीडिंग को रोकना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और क्या, अपने बच्चे को 3 दिन बाद फिर से लाओ, सो ब्रिंग बैक, या फिर जो आदमी है उसको भी यार 3 डेज आफ्टर 3 डेज अगर प्लान ए है तो वापस से कंसल्ट करने आना पड़ेगा, है ना। या फिर अर्ली डेंजर साइंस अगर आपको दिख रहे हैं, अगर डेंजर साइंस पहले दिख गए तो आपको तो पहले ले आओ 3 दिन से, ऐसा नहीं कि 3 दिन मतलब 3 दिन, अगर डेंजर साइंस दिखे तो जल्दी लाओ यार। प्लान ए के अंदर ये होता है, ठीक है। नाउ प्लान बी के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो इसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है प्लान ए में, जो घर में करते हैं वही करो। लेकिन प्लान बी में हमारे पास क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे डिहाइड्रेशन का, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। कैसे डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, एबनॉर्मलिटी हो गया है, उसको ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ को ट्रीट करेंगे भाई। यहाँ भी हम मम्मी को बोलेंगे देखो यार कंटिन्यू करना है फीडिंग, हमको खाना खिलाना दूध पिलाना नहीं रोकना है बच्चे को, ठीक है। हमारे पास जो डेली रिक्वायरमेंट है और उसकी बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बच्चे को खाना देना है अपने को। कैसे भाई, अगर 10 किलो से कम का बच्चा है तो उसको हम देंगे कि कितना पानी पिलाना है भाई, 100 ml पर kg, मतलब है ना जितना kg होगा, 10 किलो का हुआ तो कितना है ना 800 ml पिलाना, 8 kg का कितना तो 800 ml, 10 किलो 9 किलो का तो 900 ml, ये प्रकार के। अगर 10 to 20 kg है तो हमारे पास कितना देंगे 50 ml पर kg, इतना तो मिनिमम देना है उसको, ठीक है। अगर मोर देन 20 kg है तो 20 ml पर kg, ठीक है। तो ये डेली रिक्वायरमेंट हो गया बच्चे के यार। अगर हम डेफिसिट रिप्लेसमेंट की बात करें, ओके, सो ये प्लान बी हो गया, ठीक है। ये प्लान बी है, ये प्लान ए है, ये डेली रिक्वायरमेंट्स हैं यार हमारे पास। ये डेफिसिट रिप्लेसमेंट है, डेफिसिट मतलब 75 ml पर kg। यहाँ पे ORS देते हैं भाई ओवर कितना 4 आवर्स, एंड इसको रीअसेस करेंगे, है ना, डिहाइड्रेशन को उसके बाद प्लान बी के अंदर, ठीक है। अगर प्रेजेंट है डिहाइड्रेशन फिर एब्सेंट है, अगर ORS देने के बाद भी अगर डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है
तो दूसरा ट्रीटमेंट देखेंगे, अदर ट्रीटमेंट विथ ORS। ORS तो चलते रहना है, ORS को बंद नहीं करना है, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट विथ ORS। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, ORS से मतलब ORS से डिहाइड्रेशन खत्म हो गया, सो ट्रीट एज नो डिहाइड्रेशन, दैट इज प्लान ए, है ना। अगर ORS सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, ट्रीट एज सीवियर डिहाइड्रेशन। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में वही क्या करना है भाई, प्लान सी करना है। तो प्लान सी की बात करें तो प्लान सी में क्या होता है, प्लान सी में पैक करेंगे भाई, प्लान सी में पहले तो रिहाइड्रेशन करेंगे। रिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे। तो ठीक है, प्लान बी में हमने कोई इंजेक्शन या फिर IV फ्लूइड लगाने की बात नहीं की थी, वहाँ पे सिर्फ ORS देने की बात की थी ओरल रूट से। तो यहाँ पे IV फ्लूइड्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिंगल लैक्टेट ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सलाइन। यार कितना देंगे वो हमको ज़रूरी है, तो हमारे पास 100 ml पर kg, 10 किलो का हुआ तो 1 लीटर डालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि 1 साल से छोटा बच्चा है कि 1 साल से बड़ा इंसान है कोई, ठीक है। 1 साल से छोटा बच्चा है तो हमारे पास कितना देंगे, 30 ml पर kg विद इन 1 आवर। लेकिन 1 साल से बड़ा है तो हाफ एन आवर, है ना। 30 ml पर kg तो देंगे ही देंगे, बट 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में देंगे, ठीक है। इसके बाद RL तो दे दिए, लिंगर लैक्टेट दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 5 घंटे तक, 1 घंटे के अंदर हमने 30 ml पर kg डाल दिया। उसके बाद बाकी के जो 5 घंटे उसमें हमारे पास 70 ml पर kg देंगे। 5 घंटे में 70 ml पर kg ओवर नेक्स्ट 5 आवर्स, ठीक है। और इसके केस में अगर 1 साल से बड़ा है तो इसमें फॉलो करेंगे भाई, फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय 70 ml पर kg। बट इसमें कितना है ना, क्योंकि बड़ा बच्चा है तो ज़्यादा झेल सकता है बॉडी में फ्लूइड, तो ये 2-2.5 घंटे में 70 ml पर kg दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से देखेंगे 5 घंटे बाद रीअसेस करेंगे, मतलब इसके अंदर 5 घंटे या 1 घंटे, मतलब 1 साल से छोटा बच्चे के अंदर 5 घंटे बाद रीअसेस करेंगे, एंड 1 साल से बड़े बच्चे में 2.5 आवर्स बाद रीअसेस करेंगे, ठीक है। फिर से चेक करेंगे कि यार डिहाइड्रेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर डिहाइड्रेशन ठीक हो गया तो नो डिहाइड्रेशन, तो वही डिसकंटिन्यू करेंगे IV, है ना। डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है या फिर इम्प्रूव हो सकता है डिहाइड्रेशन, बट मतलब इम्प्रूव मतलब जो डिहाइड्रेशन है वो अब कम हो गया है, बट कुछ डिहाइड्रेशन बचा है, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन एकदम खत्म हो गया तो क्या करेंगे, जो IV लाइन्स है डिसकंटिन्यू कर देंगे। डिसकंटिन्यू IV और प्लान A करेंगे, है ना, होम बेस्ड ट्रीटमेंट। अभी भी अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है तो रिपीट करेंगे क्या, IV इन्फ्यूजन को। बट अभी इंप्रूव कर गया, बट अभी भी डिहाइड्रेशन है तो क्या करेंगे, IV को डिसकंटिन्यू कर देंगे, बट हाँ ORS देंगे अब, है ना। अब प्लान B चलाएंगे। पहले के मुकाबले कम है बट अभी भी थोड़ा मोड़ा डिहाइड्रेशन है तो ORS चलाएंगे, IV को डिसकंटिन्यू कर देंगे, दैट इज प्लान B यार, है ना। तो ये हमने बात की रिहाइड्रेशन की। बट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी जरूरी है ना, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल, हमने रिहाइड्रेशन की बात की ना, उसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, उसके साथ साथ हमारे पास ड्रग थेरेपी होती है, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास अर्ली फीडिंग करेंगे बच्चे को। जैसे ही डिहाइड्रेशन की साइन दिखे उसको मम्मी को बोलेंगे भाई दूध पिलाना ज़रूरी है, खाना थोड़ा सा अच्छे से खिलाओ, है ना। और बच्चा 6 साल से छोटा है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे डालना है यार, है ना। फीडिंग नहीं रोकनी है यार, समझना चीज़ को, है ना। एनर्जी डेंस फूड देंगे बस जिसका बल्क कम हो, लाइक दलिया दे सकते हैं, है ना। जिसको कैसे देना भाई, स्मॉल क्वांटिटी में देना है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। जिंक सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं यार, कितने दिन के लिए, बच्चे को 14 डेज के लिए जिंक सप्लीमेंटेशन देंगे। एंड इसमें क्या दे सकते हैं, जिंक सल्फेट या फिर एसीटेट, ओके।
अगर हम ड्रग थेरेपी की बात करें तो ड्रग थेरेपी में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बिकॉज ट्रीट करने के लिए किस चीज़ की वजह से उसको डायरिया हुआ उसको उसके रिगार्डिंग एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है रेसिडाट्राइल, है ना, रेसिडाट्राइल दे सकते हैं, है ना। प्रोबायोटिक्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे वो दे सकते हैं यार, जिसमें हमारे पास दही खाने के लिए बोलेंगे लैक्टोबैसिलस, है ना, और क्या है ना बाइफिडोबैक्टीरियम रिच फूड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जिंक सल्फेट्स हैं वो कितना देंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है, 6 मंथ से बड़ा बच्चा है, 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो कितना दे सकते हैं 10 मिलीग्राम पर केजी जो जिंक सप्लीमेंटेशन की वैल्यू, और 6 मंथ से पहला तो 20 मिलीग्राम पर केजी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी। यहाँ पे ORS की बात करें तो ORS में हमारे पास प्लान बी में ORS आता है ना, तो ORS के कंपोजिशन की बात करें जो हमारे पास ORS जो WHO के द्वारा बताया गया है उस ORS के कंपोजिशन की बात करें तो वहाँ पे NaCl होता है, ठीक है। कितना NaCl होता है और कितना ऑस्मोलारिटी होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके अंदर ग्लूकोज होता है, उसके अंदर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड होता है और उसके अंदर ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड कितना होता है भाई 2.6 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्लूकोज कितना आता है 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर, पोटेशियम होता है 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर, 2.9 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है हमारे पास ट्राइसोडियम सिट्रेट। और इसकी ऑस्मोलारिटी की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का 75 होता है, ग्लूकोज का 65 होता है ना, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का सेम 75, ट्राइसोडियम सिट्रेट ये 20, ठीक है। तो ये जो ORS है यहाँ पर ये लीटर में है यार, पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो ORS हम क्या बोलते हैं लो ऑस्मोलारिटी ORS भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन है यार 75 किसका है, 75 किसका है यार सोडियम का, 65 किसका है 65 हमारे पास क्लोराइड का, 75 फिर से किसका है ग्लूकोज का, 20 किसका है पोटेशियम का, एंड सिट्रेट का कितना है 10। टोटल ऑस्मोलारिटी होती है रिड्यूस ऑस्मोलारिटी ORS का वो होता है 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। सो ये ORS कंपोजिशन इंपॉर्टेंट, ऑस्मोल का हम डिसेंट्री के अंदर देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन यार, मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, प्लान ए प्लान बी प्लान सी की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, पैथोजेनेसिस की बात की, कॉजेस की बात की, रिस्क फैक्टर, ट्रांसमिशन, एक्यूट वाटर डायरिया कैसे होता है, एंड डायरिया के हमारे पास एक्यूट किसको बोलते हैं, पर्सिस्टेंट किसको बोलते हैं, क्रॉनिक किसको बोलते हैं।